91 से लेकर 100 तक की। और बता दूं, ये कोई उबाऊ कानूनी पाठ नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये असल में हमारी संसद का एक बहुत ही अचूक बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान। मतलब चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। किसी भी बड़ी कंपनी या संस्था को चलाने के लिए एक प्लान बी तो चाहिए ही होता है ना। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता कितनी कमाल की थी। उन्हें पता था कि एक नए लोकतंत्र में कभी भी राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है, कोई बीमार पड़ सकता है, इस्तीफा दे सकता है या अचानक किसी की मृत्यु भी हो सकती है। बिल्कुल। ऐसे में संसद का काम रुकना नहीं चाहिए। तो ये जो अनुच्छेद 91 से 100 है ना, ये एक मजबूत शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। मतलब किसी भी झटके को सोख लेने की ताकत। शॉक एब्जॉर्बर, ये काफी अच्छा शब्द है। तो इस शॉक एब्जॉर्बर का सबसे पहला टेस्ट तब होता है जब वही डरावनी स्थिति आती है जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था, खाली कुर्सी का संकट। हाँ, खाली कुर्सी। अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। ये तो मतलब बहुत ही सामान्य सी बात लगती है। सामान्य लगती है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब ये दोनों ही उपलब्ध ना हो। मैं भी यही सोच रही थी। इसे ऐसे समझें जैसे स्कूल की क्लास है। अगर मॉनिटर नहीं है तो वाइस मॉनिटर काम करेगा, लेकिन अगर दोनों ही नहीं है तो क्या पूरी क्लास में हंगामा होगा? हाँ, संसद में हंगामा तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन कानूनी तौर पर काम नहीं रुकता। संविधान ने इसके लिए अनुच्छेद 91 राज्यसभा के लिए और अनुच्छेद 95 लोकसभा के लिए बनाया है। और मैंने जब इन अनुच्छेदों को पढ़ा तो मुझे एक बहुत बड़ा मतलब एक काफी तकनीकी अंतर दिखा। संविधान में पद की रिक्तता यानी वैकेंसी और अनुपस्थिति यानी एब्सेंस, इन दोनों को बिल्कुल अलग माना गया है। यही तो सबसे बारीक बात है। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, वैकेंसी और एब्सेंस, लेकिन इनके बैकअप प्लान एकदम अलग हैं। तो ये अलग कैसे है? देखिए, वैकेंसी का सीधा मतलब है कि कुर्सी स्थायी रूप से खाली हो चुकी है। मतलब किसी ने इस्तीफा दे दिया हो या हाँ, इस्तीफा दे दिया हो या उन्हें पद से हटा दिया गया हो। ऐसी स्थिति में अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष तुरंत जिम्मेदारी संभाल लेता है। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन संकट तब गहराता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाएं। एक वैक्यूम बन जाता है। ओह, तो ऐसे में कौन आता है? ऐसे में सीधे देश के मुखिया की एंट्री होती है, यानी राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति तुरंत लोकसभा के किसी सदस्य को नियुक्त करते हैं ताकि नया अध्यक्ष चुना जा सके। राज्यसभा में भी यही होता है। अच्छा, तो जब रिक्तता होती है तब राष्ट्रपति का दखल जरूरी हो जाता है, क्योंकि सदन के पास अपना कोई चुना हुआ नेता नहीं बचा है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर स्थिति सिर्फ अनुपस्थिति की हो तो मतलब पीठासीन अधिकारी बस आज बीमार हैं या किसी वजह से आज सदन में नहीं आ पाए हैं, कुर्सी खाली है पर पद खाली नहीं है। हाँ, और यहाँ राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। क्या सच में? हाँ, संविधान सदन को अपना काम खुद संभालने देता है। अनुच्छेद 95 और 91 के तहत सदन के अपने नियम काम आते हैं। अच्छा, वो जो पैनल होता है। बिल्कुल, दोनों सदनों में सदस्यों का एक पैनल पहले से तैयार रहता है। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं हैं, तो उसी पैनल का कोई सीनियर सदस्य कार्यवाही शुरू कर देता है। किसी बाहर वाले का इंतजार नहीं होता। अरे वाह, तो ये पूरी व्यवस्था एकदम एक घड़ी के गियर की तरह काम करती है। अगर एक गियर रुका तो दूसरा अपने आप घूमने लगता है। एकदम सटीक उदाहरण है, और इसी वजह से संसद एक मिनट के लिए भी नहीं रुकती। चलिए, ये तो हो गई कुर्सी के बैकअप की बात। नेतृत्व सुरक्षित है, पर लोकतंत्र में असीमित सुरक्षा तो तानाशाही बन सकती है ना? बिल्कुल बन सकती है। जवाबदेही बहुत जरूरी है। हाँ, तो अगर पीठासीन अधिकारी पक्षपाती हो जाए तो क्या होगा? उन्हें कैसे हटाया जाता है? इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 94 है। ये पद छोड़ने और पद से हटाने की बात करता है, और इसमें पदत्याग यानी रिजिग्नेशन का तरीका बहुत अनोखा है। मैंने भी पढ़ा था, अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को। हाँ, ये एक क्लोज लूप सिस्टम है। मतलब वो राष्ट्रपति के पास नहीं जाते? ये तो काफी अजीब है। मेरा मतलब है इसके पीछे कोई खास वजह? बहुत बड़ी वजह है। अगर लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा कार्यपालिका के प्रमुख यानी राष्ट्रपति को दे, हाँ। तो इसका मतलब निकलेगा कि संसद सरकार के प्रति जवाबदेह हो रही है। ओह, हाँ, जबकि संसद को तो सरकार से सवाल पूछने होते हैं, इसलिए वो आपस में इस्तीफा देते हैं ताकि संसद की आजादी बची रहे। समझ गई। ये बहुत ही गहरी बात है। लेकिन अगर वो खुद इस्तीफा ना दे और उन्हें हटाना पड़े, तब
तब अनुच्छेद 94 के तहत बहुमत से एक प्रस्ताव पास करके उन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन क्या? कम से कम 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। बिना इसके आप प्रस्ताव नहीं ला सकते। 14 दिन का बफर पीरियड। मुझे लगता है ये किसी भी रातों रात होने वाले ड्रामे या तख्ता पलट को रोकने के लिए होगा। बिल्कुल, राजनीति में नंबर गेम बहुत तेजी से बदलता है। अगर ये 14 दिन का नियम न हो तो कोई भी गुट अचानक प्रस्ताव लाकर अध्यक्ष को हटा देगा। सही बात है। और जिस पर आरोप है उसे अपना पक्ष रखने का मौका भी तो मिलना चाहिए। हाँ, प्राकृतिक न्याय का यही तकाजा है। लेकिन अब मैं एक बहुत ही मजेदार बात पर आती हूँ। जब मैंने नियमों को पढ़ा तो मुझे एक बहुत बड़ा एक ऐसा विरोधाभास दिखा जिसने मुझे हैरान कर दिया। अच्छा, कौन सा? देखिए, अनुच्छेद 92 राज्यसभा के सभापति को हटाने के बारे में है और अनुच्छेद 96 लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। दोनों में लिखा है कि जब हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। हाँ, क्योंकि कोई अपने ही केस में जज कैसे हो सकता है। यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, यहाँ तक ठीक है, पर आगे देखिए। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव आता है तो वो सदन में बोल सकता है और उसे, ध्यान दीजिएगा, उसे पहली बार वोट देने का हक है। टाई होने पर नहीं, लेकिन पहला वोट वो दे सकता है। लेकिन जब राज्यसभा के सभापति को हटाने की बात आती है तो वो बोल तो सकता है, पर उसे वोट देने का बिल्कुल भी हक नहीं है। एक को पहला वोट देने का हक और दूसरे को बिल्कुल नहीं। ऐसा भेदभाव क्यों? हाँ, पहली बार देखने में ये सचमुच भेदभाव लगता है ना? पर ऐसा है नहीं। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सॉलिड है। सारा जवाब इस बात में है कि वो उस कुर्सी तक पहुंचे कैसे। अच्छा, कैसे? सोचिए, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? वो उसी सदन का चुना हुआ एक सांसद होता है, राइट? हाँ, वो तो एक MP होता है। तो जब उसे अध्यक्ष पद से हटाने की बात चल रही है, भले ही वो कुर्सी पर न हो, पर वो उस सदन का सदस्य तो है और एक सांसद के तौर पर वोट देना उसका मौलिक अधिकार है। आप उसका वो हक नहीं छीन सकते। ओह, तो उसे वो वोट एक अध्यक्ष के नाते नहीं बल्कि एक सांसद के नाते मिलता है। बिल्कुल सही पकड़े आप। उसे एक सामान्य सदस्य की तरह अपना पहला वोट देने का अधिकार है। और राज्यसभा के सभापति के मामले में हाँ। क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होते हैं। हाँ। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चुने हुए सदस्य नहीं होते, वो सदन के मेंबर ही नहीं है। अरे हाँ। तो जब वो मेंबर ही नहीं है तो उनके पास वोट देने का सामान्य अधिकार तो होता ही नहीं। वो सिर्फ कुर्सी पर बैठ के टाई होने की स्थिति में निर्णायक मत देते हैं। कास्टिंग वोट। हाँ। अब क्योंकि उन पर प्रस्ताव चल रहा है तो वो कुर्सी पर भी नहीं है, तो उनके पास कोई वोट बचता ही नहीं। वाह, ये तो पूरा रहस्य ही सुलझ गया। सारा खेल इस बात का है कि आप उस घर के सदस्य हैं या नहीं। बिल्कुल, मेंबरशिप ही सब कुछ तय करती है। और इसी में एक और बड़ी मजेदार बात है। अनुच्छेद 94 के आखिर में क्या? जब लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल खत्म होता है, हाँ, या वो बीच में भंग हो जाती है, हाँ, तो सारे सांसद अपनी कुर्सी खो देते हैं। हाँ, चुनाव जो आने वाले होते हैं। सरकार चली गई, सांसद चले गए, पर अध्यक्ष वहीं रहता है। हाँ, ताकि देश कभी भी बिना किसी रेफरी के ना रहे। वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, उसमें भी एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए। क्या बात है। संविधान कुर्सी को एक सेकंड के लिए भी लावारिस नहीं छोड़ता। खैर, ये तो हो गए नेताओं की बात, पर किसी भी इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए पीछे एक बहुत बड़ी मशीनरी काम करती है। अदृश्य मशीनरी। हाँ, अनुच्छेद 97 और 98 इसी मशीनरी के बारे में है। 97 तो उनके वेतन की बात करता है जो भारत की संचित निधि से आता है, ताकि सरकार उनका पैसा न रोक सके। बिल्कुल, पर मुझे अनुच्छेद 98 पर बात करनी है। ये कहता है कि दोनों सदनों का अपना अलग अलग सचिवालय स्टाफ होगा, अपना सचिवालय। और ये बहुत अहम है। लोग इसे सिर्फ एक एडमिन का काम समझ लेते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हमारे देश में इतनी बड़ी नौकरशाही है, सरकार के पास इतने विभाग हैं, तो क्या सरकार अपना ही स्टाफ संसद को नहीं दे सकती थी? अलग स्टाफ भर्ती करना संसाधनों की बर्बादी नहीं है? ये बर्बादी बिल्कुल नहीं है। ये शक्तियों के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स को बचाने का सबसे बड़ा तरीका है। अच्छा, कैसे? देखिए, संसद का मुख्य काम क्या है? सरकार से सवाल पूछना और उसे जवाबदेह बनाना। अब सोचिए, जो स्टाफ फाइलें बनाता है, सवालों की लिस्ट बनाता है, अगर वो सीधे सरकार के कंट्रोल में हो तो क्या वो बिना डरे काम कर पाएगा? नहीं, वो तो अपने बॉस यानी सरकार की ही सुनेगा ना। बिल्कुल।
सरकार चाहेगी तो तीखे सवालों को गायब करवा देगी। ये तो वही बात हो गई कि जिस छात्र का टेस्ट हो रहा है उसी ने टेस्ट का पेपर बनाने वाले टीचर को नौकरी पर रखा है। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। टेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए संविधान संसद को अपना स्वतंत्र स्टाफ रखने का हक देता है, ताकि वो बिना किसी सरकारी दबाव के अपना काम कर सके। तो ये आज़ादी बहुत ज़रूरी है। अब स्टाफ की बात हो गई तो ज़रा सदस्यों की भी बात कर लें। अनुच्छेद 99 कहता है कि हर सदस्य को शपथ लेनी होगी। हाँ, बिना शपथ लिए वो कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। ये सिर्फ रस्म नहीं है, बल्कि संविधान के प्रति उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। बिल्कुल। और अब आते हैं रोज़मर्रा के कामकाज के सबसे अहम हिस्से पर, अनुच्छेद 100। गणपूर्ति, या जिसे हम कोरम कहते हैं। हाँ, कोरम। ये कहता है कि सदन का काम तभी शुरू होगा जब कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा यानी 1/10 मौजूद हो। मतलब अगर 543 सदस्य हैं तो कम से कम 55 का होना जरूरी है। और ये बहुत ही व्यवहारिक सोच है। ऐसा इसलिए ताकि कोई छोटा सा गुट, मान लीजिए 15-20 लोग, किसी दिन चुपचाप बैठें और कोई बहुत बड़ा कानून पास कर दें। क्योंकि लोकतंत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पर जमीनी स्तर पर यह काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी दिन सिर्फ 40 लोग ही आए हैं, तो क्या होगा? तो एक पूरी प्रक्रिया होती है। अगर 110 लोग नहीं हैं तो पीठासीन अधिकारी सदन में कोरम घंटी बजवाता है। कोरम बेल। हाँ, ये घंटी पूरे संसद भवन में गूंजती है। जो लोग कैंटीन में या लाइब्रेरी में बैठे होते हैं वो भागकर अंदर आते हैं। अच्छा, मतलब सबको बुलावा जाता है। बिल्कुल। और अगर घंटी बजने के बाद भी लोग पूरे नहीं होते तो कार्यवाही रोकनी ही पड़ती है। बिना 10% खिलाड़ियों के मैदान में मैच नहीं हो सकता। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब कोई भी फैसला बंद दरवाजों के पीछे चंद लोग नहीं ले सकते। और इसी अनुच्छेद में उस निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का भी जिक्र है। हाँ, अनुच्छेद 101 में सामान्य तौर पर पीठासीन अधिकारी वोट नहीं देता, वो बस एक रेफरी है, ताकि इसकी निष्पक्षता पर कोई शक न हो। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा से एक बात तो एकदम साफ हो जाती है, संविधान का कोई भी शब्द मतलब महज पन्ने भरने के लिए नहीं लिखा गया है। एक एक नियम किसी खास संकट को सोचकर बनाया गया है। हाँ, चाहे वो कुर्सियों का बैकअप हो, 14 दिन का नोटिस हो, अलग सचिवालय हो या 110 का कोरम हो, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ताकि ये विशाल संस्था कभी पंगु ना हो। बिल्कुल सही। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार सबके सामने रखना चाहूंगी, वही अनुच्छेद 100 के कास्टिंग वोट के बारे में। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, पीठासीन अधिकारी आमतौर पर कुछ नहीं बोलता, कोई वोट नहीं देता, एकदम शांत रेफरी। लेकिन मान लीजिए सदन में कोई ऐसा बिल आया है जो पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। वोटिंग होती है और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर नंबर आते हैं एकदम 50-50, परफेक्ट टाई। वो ऐसा हुआ भी है कई बार। हाँ, तो उस एक पल में वो इंसान जो इतने दिनों से खामोश बैठा था, उसका वो एक अकेला वोट पूरे देश की दिशा मोड़ देता है। सोचिए उस कुर्सी पर बैठे इंसान पर उस वक्त कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती होगी। वो वैसे तो वोट नहीं देता, पर जब देता है तो उसका वोट पूरी संसद का सबसे ताकतवर वोट होता है। बिल्कुल, वो एक वोट इतिहास बदलने की ताकत रखता है। इसीलिए आगे से जब भी आप टीवी पर संसद की कार्यवाही देखें तो सिर्फ शोर मचाने वाले नेताओं को मत देखिए, उस इंसान को भी देखिए जो चुपचाप उस ऊंची कुर्सी पर बैठा है, क्योंकि उस शांति के पीछे संविधान ने जो ताकत दी है वो किसी भी शोर से ज्यादा बड़ी है। खैर, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई गहन चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।